विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम संचार भाग 2 वीडियो में जनसंचार के बारे में पढ़ेंगे। जनसंचार के बारे में हमने वीडियो भाग 1 में जाना और आज हमारा प्रश्न बनता है कि जनसंचार अन्य संचारों की तुलना में किस कारण महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, व्यक्ति या समूह संचार का एक सीमित दायरा होता है। यानी कहने का भाव है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने माध्यम से अकेला या कुछ व्यक्तियों का समूह जो है वो संचार का व्याप यानी फैलाव कितना कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी रैलियां कर सकता है और रैली के अंदर लाखों तक की संख्या में लोगों को जो है अपना संचार का कार्य कर सकता है। किसी मेले के माध्यम से, चुनावी सभाओं में, धार्मिक आयोजनों की अगर हम इन सब की बात करें तो भी उसका जो व्यय है, उसका जो फैलाव है वो अधिकतम लाखों तक का हो सकता है। किंतु रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिका, इंटरनेट, दूरदर्शन आदि माध्यमों का फैलाव करोड़ों दर्शकों तक हो सकता है। वास्तव में जनसंचार हजार बाहुओं यानी भुजाओं वाला देवता है। इसकी महत्ता सर्वोपरि है। अतः हम जनसंचार को अन्य संचारों की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि जनसंचार अन्य संचारों की तुलना में किस कारण से महत्वपूर्ण है। तो उसका कारण है कि यह एक समय पे करोड़ों लोगों तक अपना संचार कर सकता है। इसके कारण जो है अन्य संचारों की अपेक्षा ये महत्वपूर्ण है। अब हम आगे करेंगे जनसंचार की विशेषताएं। जनसंचार तकनीकी क्या है? टेक्नोलॉजी, जो इंग्लिश में आप कहते हैं, यानी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब, ये सभी तकनीकी माध्यम हैं। तो तकनीकी माध्यमों के कारण अन्य प्रकार के संचारों से भिन्न और विशिष्ट होता है। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, सार्वजनिक यानी एक ही समय में सबके लिए एक ही समय में उससे लाभान्वित होना। जनसंचार की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच में किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या सीधा संबंध नहीं होता है। एक ही कार्यक्रम एक ही समय में देश विदेश में अनेक नगरों में एक साथ करोड़ों दर्शक देख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जनसंचार की सार्वजनिकता होती है। जैसे क्रिकेट के गेम होते हैं तो केवल एक इंडिया में ही नहीं, भारत में ही नहीं, अपितु दुनिया के अनेक देशों में एक साथ करोड़ों अरबों दर्शक उनको देख सकते हैं। तो ये क्या है? ये है संचार की सार्वजनिकता। फिर अधिक व्यापकता। व्याप मीन्स होता है फैलाव, यानी बहुत तेजी से एक ही समय में बहुत ज़्यादा संख्या में फैलता है। जनसंचार के माध्यमों के व्याप की संभावना करोड़ों अरबों तक हो सकती है। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि क्रिकेट का खेल हो या कोई विशेष राजनीतिक अवसर हो, इनका दर्शन करोड़ों लोग एक साथ कर सकते हैं। अब तीसरी विशेषता आती है औपचारिक संगठन। औपचारिक का मतलब क्या है? जिन पर निजी स्वामित्व होता है, यानी जनसंचार के सभी माध्यम किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाए जाते हैं। वह अपनी एक संस्था बनाता है और उस संस्था के अंदर अनेक लोग काम करते हैं। जैसे समाचार पत्र विभिन्न प्रकाशन समूहों द्वारा चलाए जाते हैं। रेडियो, दूरदर्शन आदि भी ऐसे ही संगठन के द्वारा संचालित होते हैं। नंबर 4 पे आती है द्वारपालों का नियंत्रण। द्वारपाल गेटकीपर के नाम से तुम ज़्यादा आसानी से समझोगे कि गेटकीपर किसी बैंक के मेन गेट पे गेटकीपर होता है, किसी विद्यालय के मेन मुख्य द्वार पर गेटकीपर होता है। वो क्या होते हैं? द्वारपाल। तो किसी भी जनसंचार माध्यम के अनेक द्वारपाल होते हैं। अब जनसंचार माध्यम में द्वारपाल क्या काम करते हैं? जनसंचार माध्यम के अंदर द्वारपाल प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री का नियंत्रण करते हैं। समाचार पत्र के संपादक, सहायक, उप संपादक आदि ही ये तय करते हैं कि पत्र में कौन सी सामग्री छपेगी। ये द्वारपाल 3 मूल्यों की रक्षा भी करते हैं। अब ये 3 मूल्य कौन से हैं? नंबर 1, सबके हित की यानी सार्वजनिक हित की। नंबर 2, जो पत्रकारिता है उसके सिद्धांत और नियम उनका पालन। और नंबर 3, आचार संहिता सरकार के द्वारा लगाई जाती है किसी भी चुनाव से पहले, तो आचार संहिता के सभी नियमों का पालन करना
क्या होता है, द्वारपालों का कार्य होता है। नंबर 5 प्रतिक्रिया का अभाव, जिसको आप फीडबैक बोलते हैं। तो जनसंचार के माध्यम से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री की प्रतिक्रिया तुरंत नहीं मिलती है। प्राय विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षणों या श्रोताओं अथवा दर्शकों के पत्रों के माध्यम से ही इनकी लोकप्रियता या अरोचकता का ज्ञान होता है। अब हम आगे करेंगे जनसंचार के कार्य। अभी हमने जनसंचार की विशेषताएं की, अब जनसंचार के कार्य करेंगे कि जनसंचार कौन कौन से कार्य करता है। जनसंचार के माध्यम से अनेक प्रकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं और ये कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सबसे पहला कार्य है सूचना देना। जनसंचार के माध्यम का प्रमुख कार्य प्रिंट मीडिया का तो नाम ही समाचार पत्र है। जनसंचार का प्रथम कार्य है सूचना देना। अब ये सूचना किसके माध्यम से दे सकता है? सूचना समाचार पत्र के माध्यम से दे सकता है, दूरदर्शन टेलीविजन के माध्यम से दे सकता है और इंटरनेट के माध्यम से दे सकता है। अतः इन सभी का कार्य जनसंचार माध्यम का सबसे प्रमुख कार्य सूचना देना है कि देश के अंदर और देश के बाहर क्या हो रहा है। जैसे अभी हमारे देश के अंदर और विदेशों के अंदर यानी वैश्विक स्तर पे कोरोना जैसी महामारी चल रही है, तो हम दिन प्रतिदिन के आंकड़े किसके माध्यम से जानते हैं? फ़ोन पे इंटरनेट का यूज करके, टीवी पे समाचार पत्र चैनल लगाकर, और अब ये अखबार तो आ नहीं रहे, हम टेलीविज़न यानी तकनीकी साधनों के टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश और विदेश की सभी खबरें जान रहे हैं कि इटली में कोरोना का महामारी का क्या फैलाव है, कहाँ तक आंकड़े पहुँच गए, जर्मनी में क्या है, जापान में क्या है, चीन में क्या है और हमारे इंडिया में यह कैसी गति से चल रहा है। तो ये सभी सूचना देना टेक्नोलॉजी का, तकनीकी का, जनसंचार माध्यम का प्रमुख कार्य है। नंबर 2, शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम जनता को शिक्षित भी करता है और जागरूक भी बनाता है। इससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं और नई नई बातों का पता चलता है, जिससे हम जागरूक होते हैं। देश विदेश के अंदर चल रही बुराई की, अच्छाई की, समस्याओं का और वैज्ञानिक खुद सभी प्रकार की जागरूकता हम जनसंचार माध्यम से जानते हैं। समाचारों के अतिरिक्त नई नई जानकारियाँ देना भी जनसंचार का धर्म है। नंबर 3, मनोरंजन करना। जब से रेडियो और दूरदर्शन का आविष्कार हुआ है, तब से जनसंचार का मुख्य कार्य अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता का मनोरंजन करना हो गया है। जैसे अभी लॉकडाउन के अंदर टेलीविज़न के माध्यम से रामायण, महाभारत आदि धार्मिक नाटक चलाकर जनता का मनोरंजन किया जाता है। इसी प्रकार अनेक कार्यक्रम और आते हैं, बहुत सारी मूवीज़ आती हैं, नाटक आते हैं, जिनको देखकर हम अपना मनोरंजन करते हैं। नंबर 4, निगरानी करना। अब निगरानी कैसे करता है, ऑब्जर्वेशन कैसे करता है जनसंचार? जनसंचार का माध्यम है समान की किसी भी समस्या के विरुद्ध जनमत तैयार करना। जनमत, जनता, पब्लिक, जो जनता है उसके मत के बारे में जानना कि जनमत क्या है, जनता का मत क्या है। जैसे आप टीवी पे देखते हैं ना आजकल कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी बातें रखते हैं और उसके अंदर बहुत सारे सोशल वर्कर भी आते हैं जो जनमत तैयार करते हैं। तो ये कौन करते हैं? प्रेस वाले करते हैं, चैनल वाले करते हैं। तो जनसंचार का मुख्य कार्य जनमत तैयार करना, मुख्य संपादक लिखकर और प्रसिद्ध विद्वानों के लेख छापकर प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर समाचार पत्र, पत्रिका, दूरदर्शन में व्यक्त होती हैं। नंबर 5, एजेंडा तय करना। अब ये एजेंडा क्या होता है बेटा? एजेंडा एक योजना होती है। क्या होता है? योजना। जनसंचार माध्यम योजना पूर्वक किसी मुद्दे को उठाकर उसे देश समाज के केंद्र में ले आते हैं। जैसे अभी मरकज़ के बारे में आपने सुना था, पूरे समाज को ये पता चल गया था कि मरकज़ के माध्यम से किस तरह से कोरोना में फैलाव में वृद्धि हुई है। वे सरकार तथा समाज के प्रतिनिधियों के मत को देखकर और मुद्दों को व्यापक महत्व देकर समाज को किसी खास दिशा में मोड़ देते हैं और समाज में बदलाव का यानी क्रांति का प्रयत्न कर देते हैं। नंबर 6, विचार विमर्श करना। जनसंचार के माध्यम से विभिन्न मतों पर विचारों का आदान प्रदान करना। विचार विमर्श करना, विचारों का आदान प्रदान करना। अब विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। एक और मुख्य संपादक लिखकर या प्रसिद्ध विद्वानों के लेख छापकर जनता को प्रभावित करते हैं
और दूसरी ओर उन लिखी हुई कविताओं से पाठक वर्ग भी की आवाज़ भी समाचार पत्र दूरदर्शन में व्यक्त होती है, यानी पाठक वर्ग भी अपनी आवाज़ जो है समाज के हित में पहुंचाते हैं। किसके माध्यम से? जनसंचार के माध्यम से। इस प्रकार जनसंचार माध्यम एक मंच बन जाता है, एक प्लेटफॉर्म बन जाता है दुनिया का, जिससे हम अनेक प्रकार के जानकारियां, अनेक प्रकार की तकनीकी, अनेक प्रकार के विचार विमर्श और अनेक प्रकार के एजेंडों के बारे में जान सकते हैं। परिणाम स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। क्योंकि हमारे सरकार के 3 अंग होते हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधानपालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है और न्यायपालिका जो उनका पालन नहीं करते उनको दंड देती है। ये तीनों ही सरकार के अंग अलग अलग रूप में कार्य करते हैं, परंतु फिर भी ये लोक इच्छा की, जनता के लोगों की, देश की आम जनता की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आम जनता की सीधी आवाज़ मीडिया के माध्यम से, यानी आम जनता के मन में जो दुराव चलता है उसकी सीधी आवाज़ मीडिया के माध्यम से ही इन तीनों तक पहुंचती है। और उन समस्या को जानकर, किसकी? आम जनता की समस्या को जानकर ये तीनों लोक इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं। जब तक इनकी जनता के प्रति सीधी जवाबदेही नहीं होती है और लोकतंत्र सफल नहीं बन जाता, जब तक ये जनता को संतुष्ट न करें। अतः लोकतंत्र में मीडिया का बहुत अधिक महत्व होता है और मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, 3 स्तंभ कौन से हैं? विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और चौथा स्तंभ कौन सा है? मीडिया। चौथा स्तंभ कहा जाता है। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, सब्सक्राइब करना न भूलें।